नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर प्रमुखतः बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को मिर्ची क्यों लगी हुई हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने जो पहलगाम में आतंकवादी वारदात हुई थी और जो दिल्ली लाल किला के पास हुई थी, उसके लिए सीधे सीधे सीमा पार को, चूंकि लश्कर का नाम लिया गया है, जैश का नाम लिया गया है, तो सीमा पार यानी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ऐसा तो कभी जापान के किसी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया। तो ताकाइची दिल्ली आई 3-4 दिन के दौरे पर और संयुक्त बयान में उन्होंने ऐसी बात कह दी। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को इस पर बाकायदा विरोध दर्ज करना चाहिए जापान के साथ कि ऐसा उसने कैसे कह दिया। अच्छा, चीन का बयान भी आया है इस पर। चीन ने कहा है कि संकेतों में बातें कही जानी चाहिए, सीधे-सीधे कौन कहता है। अब पाकिस्तान और चीन के रिश्ते हम और आप जानते हैं, चीन और जापान के रिश्ते भी हम और आप जानते हैं कि कैसे हैं। तो अब ये मामला यहाँ पहुंच गया है। इसी से कनेक्टेड एक दूसरा मसला है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे वाला, वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार तनाव चल रहा है और संघर्ष भी हो रहा है। तो उन्होंने अगर ये कहा है कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर उनका आगे का रास्ता क्या, और इसमें भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, जरा इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा विषय है कि ईरान में खामेनेई की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं और जिस तरह का मातम वहां मनाया जा रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए या दुनिया के लिए या इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी कोई संकेत और संदेश है क्या? और एक और विषय है, वो है कि इजराइल और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि इधर संकेत ये मिल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच यानी अमेरिका और इजरायली सेना के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ गई है। तो बीच में ये खबरें आ रही थी ना कि नेतान्याहू और अमेरिकी प्रशासन के बीच में तनाव चल रहा है, क्योंकि ईरान के साथ जो अमेरिका ने डील की है उससे नेतान्याहू खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इन विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। तो आदित्य जी के साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन आपका। तो ये अब्दुल बासित को मिर्ची क्यों लगी साहब? सीधे-सीधे नाम लेने से क्या परेशानी है, जब जैश को ये पाल रहे हैं, लश्कर को ये पाल रहे हैं, हिजबुल को ये पाल रहे हैं, सारे आतंकवादियों की जड़ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है इन लोगों ने, और अगर नाम ले दिया गया पाकिस्तान का तो बड़े परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जापान से विरोध दर्ज करना चाहिए पाकिस्तानी सरकार को। देखिए, पाकिस्तान ग्लोबल का आउटसोर्सिंग एजेंसी है टेररिज्म का। इसको जब भी किसी पश्चिमी देश को कहीं पे गड़बड़ी पहुंचानी होती है, इनको यूज किया जाता है, इनको रिक्रूट किया जाता है। और इनके जो टाई अप्स हैं पश्चिमी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं पे गड़बड़ी मचाने के लिए, वो अभूतपूर्व हैं। आपको देखा ही होगा 9/11 के मोस्ट ऑफ दीज पीपल को पहले पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग मिली थी, फिर सऊदी अरेबिया के नेशनल्स थे। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि उज़्बेक मिलिटेंट्स का ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ है, उइगुरों का ट्रेनिंग तो पाकिस्तानी मिलिट्री कराती है, बांग्लादेश के जमात के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान ट्रेंड है। ये दुनिया को मालूम है।
कहीं ना कहीं तो अब भारत भी FATF का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कि इनका स्विफ्ट एक्सेस बंद नहीं होता है, स्विफ्ट मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वेस्टर्न कंट्रीज में है, तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। भारत ये कर सकता है, अब मैं सजेशन किसी को देना नहीं चाहता हूँ, बस आपसे बात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा मुझे लगता है ओमकार जी, भारत को प्लीज आपके दर्शक सोचे सजेशन दे रहा हूँ, बट वो ये करना चाहिए कि भारत को प्रेशर डालना चाहिए अमेरिका के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। और ओमकार जी मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत वो प्रेशर डालेगा कि अगर आपने इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को आपके इधर बैंकिंग एक्सेस मिला, तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे भारत ये भी कर दे कि अगर FCRA में स्टेट स्पॉन्सर्ड फंड्स हुए तो आपको फिर हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। ऐसी कंडीशंस डालनी पड़ेंगी अमित शाह जी को, कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी भारतीय होम मिनिस्ट्री को, तब ये नौटंकी रुकेगी। ये सारा पैसे का गेम है, इसमें मोर देन द एक्चुअल टेरर इंसिडेंट इज द फाइनेंसर्स विच आर मोर रिस्पॉन्सिबल। कौन इनको पैसा देके यूज करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा इंटेलिजेंटली डिसाइड किया FCRA पे कंट्रोल करने का। मिर्ची लगी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन साउथ कोरिया, इन यूरोप, और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो कि सऊदी अरेबिया इधर उधर से फंड हो रहे थे। तो सेम इसका पूरा इलाज फाइनेंशियल है एक तरीके से देखा जाए तो, और दूसरा मिलिट्री एक्शन है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बंद होने वाली नहीं है। आपने अब्दुल बसीत की बात करी, उसको तो खुद ही एक्यूज किया गया था वहीं पर बहुत साल पहले के, ही हार्बर्ड टेररिस्ट अगेंस्ट इंडिया हिमसेल्फ, अक्यूज किया गया था एलिजेडली, मीडिया में न्यूज आई थी। और तो दीज पीपल विल नॉट चेंज अनलेस कि इनके विरुद्ध स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाए। ओनली एक्शन रिमेन्स फॉर पाकिस्तान इज मिलिट्री एक्शन प्लस फाइनेंशियल ब्लॉकेड। अब एक बात और मैं ऐड कर दूं कि पश्चिमी कोई भी देश नहीं चाहते टेरर को डिफाइन करना। ये मुख्य मुद्दा है जिसके लिए भारत का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, फर्स्ट डिफाइन टेररिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको मिलिटेंट बुलाएं, अल जजीरा उसको बुलाए मिलिटेंट, और हम उसको टेररिस्ट बुलाएं। तो अभी जैसे अमित शाह जी ने रिलीज किया है 19 लोगों का नाम, जिसमें से 19 लोग तो पाकिस्तान से ही है। ही रिलीज अ लिस्ट 8 की पूरा टेररिज्म की, दीज आर द टेररिस्ट। तो अब उसमें से दिस इज अ वेरी गुड मूव, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन इसलिए घोषित नहीं कर सकते क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा उसके कब्जे में है इस समय। तो इसलिए भारत ने बड़ा सिलेक्टिवली इंडिविजुअल्स के नाम लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम। जापान में भी पाकिस्तानी मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम चल रहा है कब्रिस्तान के ऊपर। जापान में भूमि बहुत कम है, तो वहां पे क्या होता है, जल्दी वहां पर क्रिमेशन होता है हिंदू तरीके से, क्योंकि जापानीज हिंदू लोग हैं। शिंतो रिलीजन मतलब सिंधु सभ्यता है, हमारा ही रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है। तो वहां पे जलाते हैं, गाड़ते नहीं है। अब वहां पे जमीन इतनी महंगी है कि आप कब्रिस्तान बनाएंगे तो कहाँ जाएगा जापान। बिल्कुल। और अमेरिका में और मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में वो लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक को गाड़ते हैं। तो आपको परिवार को वो खरीदना पड़ती है जमीन 6 बाई 6 फीट, जो भी आप बोलते हैं 6 बाई 3 या 8 बाई 3, और आपको उसके अंदर ही सारे परिवार वालों को गाड़ना है एक के ऊपर एक। इस तरह वो जमीन बचाते हैं मैक्सिको में या फिर अमेरिका में। तो ये सिस्टम भी जापान वाले, तो वहां पे अपोजिशन चल रहा है। तो जापानीज आर ट्रबल्ड बाय दीस पीपल, सेम पीपल आर देयर ओवर देयर आल्सो, सिमिलर माइंडसेट। तो इसलिए उनका स्टेटमेंट जो था बड़ा क्लियर था। अभी आप कुछ देशों का नाम ले रहे थे जहां जहां इनकी जड़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी लिया। अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले हैं, और मैं एक थ्रेड देख रहा था आज जिसमें ये कहा जा रहा है, फेसबुक पर इनके कार्यक्रम की जब जानकारी दी गई तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि प्रधानमंत्री जो मेलबर्न मीट्स मोदी करने जा रहे हैं उसकी छत पर जरा नजर रखिएगा, छत जरा मजबूत कर लीजिएगा।
और ये कोई अबू मुस्तफा नाम का व्यक्ति है जिसने वहां जाकर के टिप्पणी की है। अच्छा, वहां की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, हमारी भी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उसका आईपी एड्रेस वगैरह तलाश कर लिया गया है, उसकी भी पहचान कर ली गई है। जाहिर है उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उससे पूछताछ भी होगी कि क्या किस्सा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं आदित्य जी कि न केवल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में तो लगातार चल ही रहा था, यूके में भी चल ही रहा था, यूएस में भी चल ही रहा है। खालिस्तानियों और इन टेररिस्ट का, जो इस्लामिक टेररिस्ट है, इनके बीच भी कोई नेक्सस दिखाई दे रहा है क्या आपको? या ये संचालित और गवर्न एक ही जगह से हो रहे हैं, आईएसआई? बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, ये पूरा जो खालिस्तानी इशू है ब्रिटेन में बनाया गया था। पाकिस्तान नाम भी ब्रिटेन में बनाया गया था। पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान साजिश ब्रिटिश इंटेलिजेंस की थी। ये अब तो सबको पता लग रहा है, नई नई बुक्स आ रही हैं, MI6 की साजिश थी। तो और यही इन लोगों की कॉलोनी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये सारे इश्यूज वेस्ट में बनाए जाते हैं अगेंस्ट इंडिया, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले को चूज किया जाता है उनकी खुद की कॉलोनी पाकिस्तान। उसका जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको यूज किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन प्रॉब्लम है इस्लामिज्म, दैट नोबडी शुड बी नाउ शाय टू से। महबूबा मुफ्ती देख लीजिए, जो भी भारत में उनके सपोर्टर हैं सारे मेजोरिटी मुसलमान हैं। फारूक अब्दुल्ला और कुछ भारत हिंदू लोग नाम भी हैं जो कि शायद कन्वर्टेड हो सकते हैं, मणिशंकर अय्यर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये मेजरली वेस्टर्न इंटेलिजेंस इनको यूज करता है फॉर देयर पर्पज ऑफ ट्रबलिंग इंडिया। तो भारत को भी देखिए क्या है ना कि बॉटम्स अप सॉल्यूशन और सोर्स पे जाना जरूरी है। ट्रेड और टेरर दोनों साथ में नहीं बहते, ये भारत का स्टेटमेंट है। इसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखा गया है टेम्परेरी। वो भी भारत ने लीगली किया है। 80% बिलोंग्स टू इंडिया, 20% बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और 80% का हक भारत को भी छोड़ने वाला भी नहीं है। जयशंकर का स्टेटमेंट है नेवर, इज नेवर गोइंग टू चेंज। नाउ सेम पॉलिसी शुड बी अप्लाइड टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका, क्योंकि ये चारों देशों में ही खालिस्तानी इश्यूज है। मैं तो बोलता हूँ कि खालिस्तानी इशू, खालिस्तान बना दीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में, एक खालिस्तान बना दीजिए आप कनाडा में, एक न्यूजीलैंड में बना दीजिए और एक यूके में बना दीजिए, और चाहे तो अमेरिका में बना सकते हैं। तो भारत से इसका सही कोई है। संबंध ही नहीं है ना। 4 देश बनाइए, खालिस्तान एक क्यों बना रहे हैं? और अगर खालिस्तान को इतनी जरूरत पड़ी है तो कि, लेकिन भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब बना दीजिए अगर चाहिए तो वो भी इलीगल है। पाकिस्तानी पंजाब तो बिलोंग्स टू इंडिया अगर देखा जाए तो सही नक्शे में। सो पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इस पर टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं जाता। भारत को यूनिवर्सल पॉलिसी बनानी पड़ेगी फॉर भारतीय सुरक्षा। और आपने बात किया, वो स्टेटमेंट लिख दिया, भारतीय इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी, SPG, इतनी सारी एजेंसीज है, पीपल हैव नो आइडिया। Threatening an Indian Prime Minister is worse than threatening anybody else. बिल्कुल। और अब तो प्रधानमंत्री जब भी जिस भी देश में जाते हैं तो वहां एसपीजी उनके साथ होती है, उनके सबसे क्लोज में एसपीजी ही रहती है। बाकी अमेरिका तक में जो है सीक्रेट सर्विस को उसके बाद रखा जाता है, तो हर जगह उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी ही तैनात रहती है। तो एसपीजी के और अपने बहुत उच्च मानदंड हैं और उसके क्राइटेरिया के हिसाब से ही उनकी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो तय की जाती है। जी, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय वॉरशिप्स, भारतीय सैटेलाइट्स, ऐसा तो नहीं भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच जाएगा। इज लॉट मोर थिंग्स आर डन, लॉट मोर थिंग्स आर डन, जो कि एक सीक्वेंस में पढ़ रहा था। देयर आर 9 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, 9। तो अगर उन्होंने बोला है आज, तो आज से धरपकड़ शुरू हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। बिल्कुल। दूसरे जरा ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान क्या अब उस स्टेज में पहुंच रहा है जहां हम इसके कई टुकड़े होते हुए देखेंगे? देखिए,
पीओजेके में जो स्थिति है इस समय, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि वहां जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनमें भी कई ऐसे हैं जो भारत के साथ आना चाहते हैं, कई ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली आज़ाद होना चाहते हैं, वो किसी में भी नहीं मिलना चाहते, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में। कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, तो वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि चाहे बलूचिस्तान हो, पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा हो, आपका इधर सिंध हो, और अब तो पंजाब में भी सुनते हैं कि कुछ-कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं। गिलगिट-बाल्टिस्तान में पहले से ही आंदोलन होते रहे हैं, जिनको दबाया जाता रहा है। हालाँकि वहाँ की डेमोग्राफी इन लोगों ने चेंज की है। आपका क्या आकलन है कुल मिलाकर के? देखिए, पीओजेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज तो हुआ है, लेकिन भारत कुछ कंडीशंस डाल सकता है, क्योंकि भारत का एक परमानेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत लेकर रहेगा। दिस नॉट इस ये नेगोशिएबल पॉइंट नहीं है। अब नेगोशिएबल पॉइंट है कि उसको कैसे भारत में मिक्स किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री 1947 डेमोग्राफी पे फोकस किया जाएगा। जो लोग प्री 1947 डेमोक्रेसी में वहाँ पे थे, डेमोग्राफी में वहाँ पे थे, उनके ही वंशजों को भारत में मिक्स किया जाएगा, बाकी सबको वहाँ से निकाला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नाउ क्योंकि जिसने ज़मीन बेची वहाँ पे, जिसने घर खरीदा, सब इलीगल है। चाइना ने वहाँ पे हाईवे बनाया, वो भी इलीगल है, वो भारतीय टेरिटरी से जाता है। भारत उसको हमेशा अपोज भी करता है। स्कर्दू बेस में जो भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है, उसको भारत अपोज करता है। और भारत चाइना को बोल सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट विल बी सिक्योर इन इंडियन कंट्रोल। लेकिन लेकिन फिर भी भारत को वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रहेगा। तो आई थिंक कुछ तो प्लानिंग चल रहा होगा, बिकॉज आपको पता है भारतीय सरकार बहुत बड़ी है, हर चीज़ सब पब्लिक में डिस्क्लोज भी नहीं की जाती है। बट आपका जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान कभी स्वाभाविक क्षेत्र ही नहीं है। पहले तो हिंदुओं की ज़मीन है, काट दिया गया। जिसने भी उसको काटा उसने ये ध्यान नहीं दिया कि सिंधु नदी भारत हिंदुओं के लिए बहुत ही वर्शिपेबल है, वेदों में उसका वर्णन है, हमारे मंत्र पूरे नहीं होते हैं। दूसरा, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भारत का नेचुरल बॉर्डर वेस्ट की तरफ है सिंधु नदी के, बस ऐसे ही कर दिया डिवीजन बिना सोचे समझे। तक्षशिला जो चाणक्य ऋषि से कनेक्टेड है, भरत के पुत्र तक्ष से उसका नाम पड़ा है तक्षशिला। महाभारत कालीन वहाँ पे जन्मजय का सर्पयज्ञ हुआ, जहाँ पे महाभारत पहली बार बोली गई वैशंपायन के द्वारा, वो तक्षशिला है। बड़ी पावन भूमि है भारत के लिए, तो हिंदुओं के लिए तो आई थिंक जो जो पार्टीशन हुआ था वो इलॉजिकल हुआ था। ऐसी बिना सोचे समझे पार्टीशन कर दिया, उनको ज्ञान नहीं था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। और अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लेम किया है, इज वेरी वेरी हैप्पी, सिंधु सभ्यता को क्लेम किया है। तो पाकिस्तान तो कभी स्वाभाविक क्षेत्र ही नहीं था, वो तो वहाँ पे पहले से लड़ाइयाँ चलती रहती थी। प्री पार्टीशन ऑल्सो, प्री पार्टीशन भारत का सीमावर्ती इलाका माना जाता था उसको। सो इसलिए पाकिस्तान के मिनिमम 4 टुकड़े तो स्वाभाविक है। और आपने एक बात आप याद रखिए, आपने तो देखा ही होगा, बहुत बहुत दुनिया देखी है आपने, कि जहाँ भी इस्लामिज्म होता है वहाँ बहुत ज़्यादा अंदर कले बहुत रहता है उस लैंड में। किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, पाकिस्तान का भी देख लीजिए, ईरान के अंदर देख लीजिए, नॉर्दर्न ईरान वर्सेस सदर्न ईरान, बड़ा भयंकर क्लेश होता है बीच में। सो पाकिस्तान का टूटना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ये है कि कब टूटेगा, और जिस तरह उनकी सेनाएं हैं और इकोनॉमी है, मुझे तो लगता है कि वो जल्दी टूटेगा। बिकॉज यस्टरडे ही आपने देखा होगा कि कोस्ट गार्ड पे, उनके कोस्ट गार्ड की फैसिलिटी पे बलोचियों ने भयंकर आक्रमण करके 32 सोल्जर्स मारे, विच वॉज अ डेडलिएस्ट अटैक ऑन ए कैंप। तो टूटना तो स्वाभाविक है उसका। अब देखते हैं कि आपने पूछा कि क्या किसका हाथ हो सकता है। बलूचिस्तान में अमेरिकी हाथ होता है, भारत का नहीं होता, क्योंकि उनको चाइनियों को ट्रबल करना है। सही बाकी है, पार्ट्स में मुझे पता नहीं किसका हाथ होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब चलते हैं ईरान। ईरान में जो आयतुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार में
लोगों का एक हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया है, जो वातावरण वहां दिखाई दिया है। देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी आदित्य जी, जो डोनाल्ड ट्रंप आकलन कर रहे थे कि बस हम जाएंगे, शिप्स वगैरह को इधर-उधर खड़ा करेंगे, हमला शुरू करेंगे, उसके बाद जो है इनको दबोचेंगे या मार देंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वैसा तो कुछ कर नहीं पाए वो। हाँ, ये बात ठीक है कि दोनों देशों ने मिलकर के, अमेरिका और इज़राइल ने, ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लेकिन जो वो चाहते थे कि रिजिम चेंज की जाए और वहाँ जितना भी संवर्धित यूरेनियम है, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए, ये दोनों टास्क तो वो पूरे नहीं कर पाए। एक्चुअली क्या है, पूरा ऑपरेशन जो है, जो एक बात रशियन प्रेसिडेंट ने बोली थी अमेरिकन के लिए कि ये लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते, असैसिनेट कर सकते हैं, आप कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट फाइट ए लॉन्ग वॉर। वो बात सच है कि अमेरिका जो है डिज़ाइन फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यूएई की मदद से सर्जिकल ऑपरेशन किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी बड़ा प्रसन्न हुआ इस ऑपरेशन से, बिकॉज आईआरजीसी के हाथ में पूरा देश आ गया। विच मिलिट्री मैन विल नॉट बी हैप्पी कि पॉलिटिकल उसके अंदर हो। ये जनरल मिलिट्री बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल मिलिट्री माइंडसेट होता है, जनरल, नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। लेकिन जनरली यही सोचते हैं ना कि पावर भी मेरे हाथ में हो तो हम अच्छे डिसीजन लें, चाहे अपने देश के लिए लें। सही। अब यहाँ पे मेजर अपोजिशन आपने कहीं देखा नहीं आईआरजीसी से इसके विरुद्ध, तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया एंड नाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग इट, क्योंकि उनको लगा कि थोड़ी शांति हो सकती है। अब इस जमावड़े में आपने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इजराइल अटैक कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी गए होंगे, इफ यू रिमेम्बर लास्ट शो में आपने पूछा था मुझे, और मैंने आपको बोला था प्रधानमंत्री नहीं जा सकते वहाँ पे। उन्होंने सही हुआ, उन्होंने बाकी लोगों को भेजा। जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, ये एम्बेरसमेंट ईरानियों के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अदर कंट्रीज डोंट केयर कि उन्होंने को जिसको मारना था उन्होंने मार दिया, अमेरिका ने, इसराइल ने। डेफिनेटली उससे थोड़ा इनको सेटबैक हुआ, बट आईआरजीसी ने उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया, इस बात पे मैं उनको कमेंट करूंगा कि लीडरशिप के जाने के बाद भी उन्हें मुज्तबा खमेनी, जो कि कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता था, अयतुल्ला बन ही नहीं सकता था, अयतुल्ला नेवर लाइक्ड हिम, ऐसा तो पब्लिक रिपोर्ट्स है, ही डिड नॉट वांट टू पास ऑन टू हिम। तो अनक्वालिफाइड व्यक्ति उनका लीडर हो गया जो पूरी तरह आईआरजीसी के कंट्रोल में है। तो ये बतंगड़ दिखाना ही था सबको दैट कि हाउ यूनाइटेड ईरान इज, जबकि पीपल नो कि ईरान, जो इतने लोग वहाँ पे उमड़े, उसके दुगने लोग जो उसको अप्रूव नहीं करते बाहर बैठे हुए हैं। जोरास्ट्रियन लोग वहाँ के ज्यूस, वहाँ के, ईरान हैज़ अ बिग ज्यूश पॉपुलेशन बाय द वे, ईरान हैज़ अ बिग जोरास्ट्रियन पॉपुलेशन, नियरली 40% पॉपुलेशन स्टिल जोरास्ट्रियन, उनके सारे फेस्टिवल जोरास्ट्रियन होते हैं। तो दोज पीपल वर नॉट देयर, तो डिवीजन दिखता है कंट्री के अंदर। एट द सेम टाइम जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर ऑन द नोटिस ऑफ वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो भारत के भी कुछ लोग होंगे। एक हैं भारत के जो सो कॉल्ड हुसैनी ब्राह्मण भी गए हैं वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट ही टॉक्स, मुझे लगता है कि वो भी एक छद्म किस्म के व्यक्ति है। तो हुसैनी जी तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? सो एनीवे, सो दे आर ऑल ऑन द वॉच लिस्ट नाउ। एक्सपोज किया उन्होंने कि दुनिया में कहाँ कहाँ इनका सपोर्ट है। और कोई इस भीड़ के द्वारा अमेरिका को या इजराइल को संदेश या संकेत? उनका तो काम हो गया, उनके लिए कोई संकेत तो नहीं है, बट दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग। सब लोगों को, अमेरिका को लग रहा था रिजीम चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ, बिकॉज आईआरजीसी कंट्रोल्ड इट। एक तरीके से उनका वो ऑपरेशन फेल हो गया। इनफैक्ट अब और नेगेटिव सेंटिमेंट्स है दुनिया में फॉर असैसिनेटिंग ए लीडर। भारत में भी इसके बारे में बहुत बात हुई थी। सी, वी डोंट सपोर्ट ईरान इन एनी वे, क्योंकि वो तो भारत के विरुद्ध भी काम करता है कभी कभी। लेकिन सही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कुछ डिसीजन जो होते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म था। तो अमेरिका को और इसराइल को तो हार हुई है इस पूरे इंसिडेंट में, कि डिस्पाइट डीकैपिटेटिंग ए लीडर,
उनको मिलिट्री तरीके से आगे वो फिर भी नहीं बढ़ पाए, डिस्पाइट ऑल द एयर बॉम्बिंग एंड एवरीथिंग। अब जो है जेडी वांस का स्टेटमेंट आया है कि ये तो हमने सीज फायर को यूज करके हम रीग्रुप कर रहे हैं लैंड अटैक करने के लिए। नाउ दिस हैज बिकम द मेन थिंग कि अमेरिका कैसे काम करता है। तो अमेरिकन मीडिया में एक लाइन भी नहीं है पूरे इंसिडेंट के लिए, एक जगह भी मेंशन नहीं है अमेरिकन मीडिया में क्या हो रहा है ईरान में। सो टाइमिंग इज परफेक्ट। अमेरिकन मीडिया बड़ी स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री उसको चलाती है, वो वही रिपोर्ट करती है जो उसकी मिलिट्री को हेल्प करे, पब्लिक ओपिनियन मैनेज करे। ये क्लासिकल रोमन एम्पायर है ऑन स्टेरॉइड्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो मतभेद दिखाई दे रहे थे ईरान डील को लेकर के, लेकिन आप बता रहे थे कि कुछ सूचना ऐसी है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तारतम्य और मजबूत हुए हैं, संबंध और मजबूत हुए हैं। और मजबूत हुए हैं पिछले 2 दिन में ऑलरेडी। एक्चुअली मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है यहाँ पे। मैं आपके जैसा जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन किया। तो एकेडमिक मुझे दिखाई दिया कि देयर इज अ सर्टेन लॉ बाय द कांग्रेस व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विल अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव टू क्रिएट अ क्लोजर टाई अप विद इजराइल। तो ये बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसको जो फेक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जैसे इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री मर्ज कर रही है। तो मैंने उस हाइपोथेसिस पर उसको टेस्ट किया कि क्यों मर्ज कर रही है। क्योंकि नेतन्याहू को तुरंत स्टेटमेंट आया कि हम लोग सॉवरेन नेशन है, हम अमेरिका से इंडिपेंडेंस देख रहे हैं ऑन इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। लेकिन ये एग्रीमेंट तो कुछ और ही बात कर रहा है। जी, ये एग्रीमेंट बात कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ इजरायली पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज इनटू अमेरिकन मिलिट्री। उल्टा बात कर रहा है ये। और इजराइल का प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे खुल रहा है? मोदी जी के इनिशिएटिव से भारत में। तो मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स भारत में बनेंगी इजरायली। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद ये मोदी जी की तिकड़म हो सकती है कि भारत ने ऐसी तिकड़म लगाई कि प्रोडक्शन यहाँ पे होगा तो अमेरिका को भी सप्लाई होगा, टू मेक इंडिया एज द नंबर 1 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि भारत में मैं ऐसा देख रहा हूँ, शायद मैं आपके शो पहली बार बोलूंगा ये, जी, कि भारत विल बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिफेंस प्रोडक्शन इन नेक्स्ट 10 years। प्रोडक्शन लीडर डिफेंस में, मिसाइल्स में। अब जैसे भारत का कावेरी इंजन पास हो जाता है, बस उसके बाद से भारत को कुछ देखना ही नहीं किसी की और की तरफ। फिर आप बनाते रहो प्लेन जितने बनाने, इंजन तो आपके पास है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, और 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं भारत इंजन की। वो तो एलॉय भी मिक्स करने पे दे बिकम वेरी गुड। उस पर कभी और शो कर सकते हैं कौन सा एलॉयज चाहिए उसको। सो दे बिल्कुल। आर ऑलरेडी डूइंग दैट। तो ये जो इजराइल और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है अब और स्ट्रॉन्गर हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अब मेरे को ऐसा लगता है कि दिस बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस हैव पास्ड इट। तो जो भी अपोजिशन फैलाया जा रहा था वो इस एंटी जूइश अपोजिशन ने फैलाया था, वो मीडिया फेक न्यूज। तो जो मीडिया में नेतन्याहू ने बोला इज सॉवरेन, ये एग्रीमेंट उसका एकदम उल्टा है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन इजराइल इन द फ्यूचर। सो कौन अपनी सॉवरेनिटी लूज कर रहा है आई डोंट नो, बट इट शोज इन अ डिफरेंट वे। और हम ये देख रहे हैं कि देखिए, इजराइल के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन हो गए हैं भारत के, कि डिफेंस से रिलेटेड हथियार और जो भी आज आधुनिक साजो सामान है, विमान है, दूसरी चीजें हैं, वो भारत में निर्मित होंगे। अभी जापान के साथ भी हो गया है। तो दुनिया के 4 बड़े देशों के साथ आपने डील कर ली है कि उत्पादन भारत में होगा और यहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी बात 100% सही है। जितना भी समय लगेगा, 5 साल, 7 साल, लेकिन 10 साल बाद हम देखेंगे कि भारत जो है वो दुनिया के प्रमुख डिफेंस हथियार उत्पादन और सप्लाई करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। और पेट्रोलियम भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी भारत में है।
तो अगर तेल भारत का है और वेपन्स भारत के हैं तो भारत पे कौन आक्रमण करेगा? अब भारत को अपने बिल्कुल बस सीमावर्ती प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सही है। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, उनको भी सहयोग करें और उनका चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।